हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पढ़ रही हैं, मुझे बच्चों के कमेंट मिल रहे थे कि मैम चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं डाली गई, तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है बेटा, देखो जिसमें है मैं आज लूँगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखो, सबसे पहले तो आपने +1 में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखो, मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा, माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा। ठीक है, दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। ठीक है, और मतलब ये कहाँ से बने, कैसे इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये सभी आपको बता दिया जाएगा। देखो, द टर्म मैक्रो, ठीक है, इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म। ये देखो, ये ग्रीक लैंग्वेज से ढूंढा गया था, जिसका था MAK था यहाँ पे, मैक्रोस। मैक्रोस, ये तो मैक्रो पढ़ते हैं हम इसको, ये डीप था इसका वर्ड मैक्रोस। ठीक है, विच मीन्स लार्ज, इसका मीनिंग था बहुत बड़ा, यानी कि इंग्लिश का ये वर्ड ग्रीक से आया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लार्ज का मीनिंग क्या है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना। ठीक है, तो जैसे माइक्रो में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन डिमांड बढ़ा देगा, अगर उस किसी चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो तो हम इंडिविजुअल स्टडी की है। अब हम करेंगे पूरी इकोनॉमी के तौर पे स्टडी। ये तो एक हम इसी डिमांड ऑफ सप्लाई वाले कंसेप्ट को अगर इकोनॉमी के तौर पर स्टडी करें तो कैसे करेंगे कि कंट्री में लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे अगर कंट्री में गुड्स की प्राइस कम हो जाए, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ पे एक पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कई पर्सन्स के लिए, कई की पूरी इकोनॉमी के पर्सन्स के लिए ये बात यूज़ करेंगे, है ना। तो दस मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है इकोनॉमिक्स की उस ब्रांच के तौर पर विच स्टडीज इकोनॉमी की इश्यूज, जो इकोनॉमी के इश्यूज के बारे में स्टडी करती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करती है एज अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के तौर पर हम ऐसे ना इकोनॉमी को इकट्ठा करके चलते हैं, समझ में नहीं बात। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी को पूरा स्टडी करना इकट्ठा, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एज अ होल स्टडी उसको बोलते हैं। अब हमने पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट क्यों हैं। मैं आपको इसका एक ऐसा डिफरेंस दूंगी जिसको आप पेपर में लिखोगे, आपके मार्क्स कभी कट नहीं हो सकते। मैं वो आपको स्पेशल बना के दूंगी, कहीं से वो आपको नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, जितना मर्जी ढूंढ लेना। ठीक है, और देखो ये तो है कि एक थ्योरेटिकल डिफरेंस है जो आपकी TR जैन की बुक में है, एक मैं अपनी तरफ से आपको नोट्स के तौर पर दूंगी। अब देखो, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग कैसे है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ द स्टडी के बेसिस पर दोनों डिफरेंट है, ये हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा है वहाँ पे स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज़ की कमी पाई जाना। ठीक है, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे हम पढ़ें इकोनॉमी में रिसोर्स कम है, रिसोर्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर रिसोर्स कम है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर साधन ही नहीं है प्रोडक्शन के तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। और एक पर्सन जो है कैसे चूज करेगा कि मुझे क्या करना है। तो उस जैसे मैं अभी आपको बोल दूं, मेरे घर में मान लो 2 किलो मिल्क आता है, 2 किलोग्राम क्या आता है, मिल्क। अब मुझे 5 चीज़ों के लिए मान लो ज़रूरत है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग डिमांड है। एक बोल रहा है कि उससे आइसक्रीम जमा लो, एक बोल रहा है उससे कॉफ़ी बना लो, एक बोल रहा है उससे कर्ड बना लो, एक बोल रहा है उससे चाय बना लो, एक बोल रहा है उससे खीर बना लो। अब देखो इससे कितने ऑप्शन हैं, तो पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा कि मैं उस मिल्क को कहाँ पे यूज़ करूँ। तो उसको बोलते हैं चॉइस। स्कार्सिटी भी दुर्लभ, किसी चीज़ का कम पाया जाना, लेकिन चॉइस ज़्यादा होना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप उसका यूज़ किसके लिए करोगे। ठीक है, लेकिन एज अ इकोनॉमी में हमें रिसोर्स की कमी तो पाई जाती है, लेकिन हम सोचते नहीं इकोनॉमी में कि हमें रिसोर्स कहाँ पे यूज़ करना है। हम जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको वहीं पे करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के ये करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इंडिविजुअल और दोनों की स्टडी में फ़र्क होता है, इकोनॉमी और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर।
ठीक है। अब देखो दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल। ये देखो यहाँ पे इकोनॉमी के तौर के ऊपर डिस्कस किया जाता है। अब देखो इकोनॉमिक वेरिएबल यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोडक्शन सप्लाई। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो की बात की गई है, यूजेज माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे छोटे वेरिएबल हैं, सच एक कंज्यूमर की डिमांड या फिर प्रोडक्शन, जो एक प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। अब हम माइक्रो के छोड़कर मैक्रो लेवल के ऊपर बात करें। मैक्रो ऑन द अदर हैंड यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एज द एग्रीगेट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जब बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंसेप्ट आते हैं उनको हम बड़े लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है एक पर्सन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऊपर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ूँ तो मैं उसको बोलूँगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट यानी कि सारी इकोनॉमी के लोगों की डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई। तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट की बड़े लेवल के ऊपर। अब देखो आगे है इकोनॉमिक एजेंट। ये आपको शॉर्ट नोट बनता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन होते हैं जब वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड स्टेट ऑफ गुड्स एंड सैचुरेटरी। अब ये देखो यहाँ पे आपने पढ़ना है कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनमें कौन कौन होता है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट में होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर स्टेट की कोई बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जैसे आरबीआई जैसी होगी। लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, जब मैं मैक्रो लेवल के ऊपर बात कर रही हूँ इकोनॉमिक एजेंट की, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं होती, वहाँ पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट आ जाती है। वे पूरी की पूरी गवर्नमेंट एजेंट का काम करती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। पूरे के पूरे प्रोड्यूसर एक एजेंट का काम करेंगे, पूरी की पूरी बैंक्स एजेंट का काम करेंगी, ठीक है। अब देखो आगे है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये तो हमें पता ही है कि जो माइक्रो के इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दिस इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेशन यानी कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं पढ़ते, अगर हम पढ़ते भी हैं तो वेरिएबल को जुड़ने नहीं देते एक दूसरे से, है ना। जैसे आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप क्या करते थे, एक तो फिक्स्ड फैक्टर होते थे, एक क्या होता था जो चेंजेबल फैक्टर थे। आप इन दोनों को फैक्टर्स को हमेशा अलग रखते थे, दोनों को कंबाइन नहीं होने देते थे, है ना। तो एग्रीगेशन इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन वेरिएबल्स को जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा ये मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो भाई आगे है डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। अब देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में एजम्पशंस अलग अलग होती हैं। ऐसे तो वो तो ऑब्वियस आप समझो कि माइक्रो कुछ और चीज़ है, मैक्रो कुछ और चीज़ है। हाँ ये दोनों इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में एजम्पशंस की कमी तो होगी ना, एजम्पशन तो अलग अलग होगी ना। सर्टन वेरिएबल, कुछ ऐसे वेरिएबल जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्स्टेंट मानते हैं वो हम मैक्रो में कॉन्स्टेंट नहीं मानते। कुछ ऐसे वेरिएबल जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मानते हैं वो हम माइक्रो में कांस्टेंट नहीं मानते। तो यही तो assumptions हैं। अब देखो सर्टन वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मानते हैं, वेयरस दे आर एज्यूम्ड टू बी चेंजिंग इन मैक्रो, उनको मैक्रो में चेंज कर दिया जाता है। सिमिलरली वैसे ही सर्टन वेरिएबल्स दैट आर एज्यूम्ड टू कांस्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिनको हम मैक्रो में कांस्टेंट मानते हैं, उनको माइक्रो में चेंज कर देते हैं। अब देखो सेंट्रल इश्यूज। सेंट्रल इशू के मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन का मतलब बांटना, रिसोर्सेज को बांटना। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू ऑफ एन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो रिसोर्सेज को मैंने अभी आपको बोला कि एक मिल्क है उसको मैं कैसे कैसे डिवाइड करूँ, कहाँ कहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँ, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो लेवल के ऊपर, यानी कि घर के लेवल के ऊपर या फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। लेकिन पूरी इकोनॉमी में आउटपुट कैसे बढ़ानी है, पूरी इकोनॉमी के लोगों के लिए हमने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोचा जाता है। वहाँ पे एक पर्सन के बात नहीं की जाती, वहाँ के इकोनॉमी में पूरे कंट्री के लोगों के लिए बात की जाती है।
और देखो मेथड ऑफ स्टडी, ये तो हमें पता ही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसको स्टडी करने का मेथड कुछ और होता है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जैसे एक कंट्री है वहाँ पे पूरी इकोनॉमी के लोगों के लिए इक्विलिब्रियम बना रहे, है ना, भी कभी भी कंट्री में प्राइस कम या ज़्यादा ना हो, या फिर लोगों की सप्लाई लोगों की डिमांड के इक्वली रहनी चाहिए, कभी भी हमें लॉस नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उनको इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं कि कंट्री का इक्विलिब्रियम बढ़े या कम हो जाए। प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचता है कि मेरी चीज़ कितनी महंगी, जितनी महंगी हो सके मैं उतनी बेच सकूं, और एक कंज्यूमर सोचता है कि मुझे जितनी सस्ती चीज़ मिल सकती है मुझे इतनी सस्ती मिले। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती पूरी इकॉनमी के लेवल पे ऊपर, तो वो लोगों का भला सोचती है, प्रोड्यूसर्स का भला सोचती है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने के लिए सोचती है ना। तो इस तरीके से दोनों की स्टडी में भी डिफरेंट होता है। इसके साथ ही थैंक यू बेटा, और चैनल को देखते रहना, आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा। ओके, थैंक यू।